वो जो धुंध वगैरह है उसके नुकसानात नहीं है, जो स्मोक है इसके बहुत ख़तरनाक नुकसान है। ये पिछले साल जो देखने में आया है, जिन राइस मिलों ने, जिस स्टॉकिस्ट ने, जिसने स्टॉकिये ने इन स्मोक के दिनों में धान को खलारा और खुशक किया, फिर उसको स्टॉक में लगा दिया, उसका जो रिज़ल्ट आया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मौजू चल रहा है जी चावल के हवाले से और इसके स्टॉक के बारे में। इस वक्त फसल भरपूर की आमद है। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में फसल की कटाई का ज़ोर शोर इस वक्त चल रहा है और हर इलाके में तकरीबन कटाइयाँ शुरू हैं। तो इस वक्त कुछ मसाइल हैं स्टोरेज के हवाले से, स्टॉक के हवाले से और मुल्क ये चावल की जो क्वालिटी है उसके हवाले से। मुल्क में जो इसके ऊपर असरात हैं, जो प्रॉब्लम हैं, उसके हवाले से छोटी सी बात करेंगे आज। और एक मसाइल हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में चावल के हवाले से पेस्टिसाइड के या अल्फ़ा टॉक्सिन के जो कुछ ममालिक ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, उसके टेस्ट के बगैर वो चावल नहीं ख़रीदारी कर रहे। तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आपको हम अपने एक्सपर्ट के हवाले से, राइस एक्सपर्ट वालों के ज़बानी इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे उसमें भी। तो इस वक्त 10 नवंबर है और सर्दी की आमद है। इस वक्त जो ज़ोर शोर चल रहा है वो स्मोक है। स्मोक और साथ धुंध भी शुरू हो रही है। इसके असरात चावल के और धान की स्टोरेज के ऊपर बहुत ही ख़तरनाक पिछले साल पाए गए हैं, उससे मैं आपको आगाह करूँगा। ते स्मोक दे जो नुकसानात है ना, वो जो धुंध वगैरह है उसके नुकसानात नहीं है, जो स्मोक है इसके बहुत ख़तरनाक नुकसान है। ये पिछले साल जो देखने में आया है, जिन राइस मिलों ने, जिस स्टॉकिस्ट ने, जिसने स्टॉकिये ने इन स्मोक के दिनों में धान को खलारा और खुशक किया, फिर उसको स्टॉक में लगा दिया, उसका जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत सोच समझ के ख़रीदारी करें, समझें बात को कि उसके नुकसानात ये हुए हैं। एक तो चावल का कलर मैच नहीं हुआ, कलर वेरिएशन आया है, उसमें डैमेजेस आए हैं, उसमें जैसे डैमेज दान होता है इस तरह के दाग वगैरह आ रहे थे साथ। किसी की समझ में नहीं आ रही थी ये क्या सूरत हाल है। बाद में फिर बहुत सारी मिलों में हर एक ने अंदाज़ा के साथ, और पहले तो कुछ नहीं समझ आई, जिस वक्त वो स्टॉक निकले हैं, उसके चावल तैयार हुए हैं, उसके बाद ये चीज़ सामने आई है कि दान खुशक लिया है बिल्कुल और उसको स्मोक में मतलब पड़ा रहा है, फिर उसके बाद उसको स्टोर कर दिया गया है, स्टोर में पड़ा पड़ा वो डैमेज हो गया है। वो समझ नहीं आ रही थी किसी को ये कैसे हुआ है। जब चावल बन रहे थे तो उसमें रिजेक्शन आ रही थी, कैसे डैमेज हो गया समझ नहीं आ रहा था। तो ये पता चला है कि जो स्मोक के अंदर धान को खलार देते हैं, गीला होता है, फिर उसको खलारी करते हैं, अगर थोड़ी बहुत धूप निकल भी आए तो उसमें वो खुश्क करने की कोशिश करते हैं, उसके नुकसान खुश्क करने से भी ज़्यादा है। उसको फौरी तौर पे एक तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसान भाइयों से कि वो इसकी खुश्क करके कटाई करें, गीला माल इन दिनों में ना करें। स्मोक बहुत इस वक्त ख़तरनाक बनी हुई है और पिछले सालों से जो इस वक्त मुझे नज़र आ रही है कि ज़्यादा है। तो इससे बचें, अपने आप को भी बचाएं, इंसानियत को बचाएं। स्मोक के असरात धान की फसल के ऊपर बहुत ख़तरनाक हैं। इसको खुश्क करके कटाई करें, गीले को कटाई ना करें। और जो मिल ओनर हैं वो स्मोक वाले दाई में, स्मोक में खुश्क करके वो स्टोर में ना लगाएं। जो स्मोक वाला है उसका फिर फौरी तौर पे अगर चावल बना लेते हैं तो फिर वो इस नुकसान से भी बच जाएंगे।
अगर किसी के पास ऐसा स्टॉक, ऐसा माल पड़ा है तो उसको हाज़िर क्रैशिंग करें, हाज़िर उसका चावल तैयार करेंगे तो वो इस खतरे से बच जाएंगे। तो ये एक स्मोक के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। फिर स्टॉकिस्ट है, उन्होंने इस वक्त जो चावल की सूरत हाल है उसके ऊपर मैं थोड़ी छोटी सी बात करता हूँ कि मैंने बता दिया था पिछले जो मेरे प्रोग्राम चले उनमें मैंने बताया कि ये बेहतरीन वक्त है स्टॉक का, और इसमें स्टॉक करना चाहिए, लेना चाहिए, और लेन देन करना ये कारोबार का हुस्न है। लेन देन भी करते रहना चाहिए। अगर किसी के पास गुंजाइश है तो वो स्टॉक भी कर सकता है, लेकिन इस वक्त उसके जो असरात आए हैं, जो नताइज इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं, वो ये हैं कि हमारे स्टॉकिस्ट, हमारे स्टॉक करने वाले जितने भी थे वो इसको हाई पैमाने पे ले गए हैं, इसके रेट बढ़ा दिए हैं। इंटरनेशनल मार्केट से हम प्लस पे जा रहे हैं। जिस रेट पे हमने चावल दुनिया में सेल करना है उस रेट से ज़्यादा पे हम पाकिस्तान में ही ख़रीदारी करनी शुरू कर दी है। तो ये हमेशा की तरह जब स्टॉक वाला इस तरह ख़रीदारी करता है, कम से कम उसको ये तो ख्याल रखना चाहिए, क्या इसको हमने इसके बाद सेल भी करना है या सिर्फ बनाना ही है। बनाना ही मकसद नहीं है, ख़रीदारी कर लेना मकसद नहीं है, इसको बाद में सेल भी करना है। तो यही मैं बता रहा हूँ, या इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगी या हमारे स्टॉक ये फिर लॉस में, नुकसान में अपना माल बेचेंगे। तो ये दोनों में से एक बात तो ये मस्ट है जी। तो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला खाने वालों के लिए खैर करे, ज़िम्मेदार के लिए खैर करे। देखें ना, ये अल्लाह की तदबीरें हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले हैं। हम समझते थे, बहुत सारे लोग यही बात करते थे 3,000-3,200 रुपये में 15 दिनों 9 कायनात 33-34-35 में हो जाएगी मार्केट, ये हो जाएगा, फसल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तदबीरें गालिब आती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सभी का फ़िक्र है। किसान ने बहुत महंगे पानी लगाए हैं, बहुत ही महंगी उसने खादें डाली हैं, बहुत अखराजात किए हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सभी का फ़िक्र है, हमें अपना अपना फ़िक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसान को भी रिज़्क देना है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आप भाई ख़रीदारी करें। तो और दूसरी बात इसमें एक और मैं चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जो गीला धान है ना वो प्लीज़ कटाई ना करें, खुश्क करके फील्ड से धान कटाई करें। इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक तो अल्फ़ा टॉक्सिन का जो मसला है, मैं बहुत दिनों से बयान कर रहा था कि बहुत सारे ममालिक ने पाबंदी लगा दी है कि अल्फ़ा टॉक्सिन वाला चावल हमने नहीं ख़रीदना, बल्कि और फूड आइटम जितनी है, मसाला जात है, सब में अल्फ़ा टॉक्सिन का वो जो टेस्ट है वो पास होगा तो फिर वो ख़रीदारी करेंगे। तो ये चांसेस हैं, गीला धान जो कटाई करते हैं ना उसमें चांसेस इसके बनते हैं अल्फ़ा टॉक्सिन के। तो प्लीज़ इसको खुश्क कटाई करें, और इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये आम बात नहीं है। ये किसान अपने लिए भी आने वाले वक्त में गड़ा ना खोदे, वो खुश्क कटाई करे, गीले धान से बच जाएं। हमारे साथ वाले मुल्क में ये बैन है, ये पाबंदी है गीला कटाई करने की। उसकी वजह ये है कि वो 16, 17, 18 मार्क्सर के ऊपर मार्केट में बेचने की पाबंदी है, मार्केट में नहीं बिक सकता धान। तो ऐसे इक़दाम हमें भी करने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी करने चाहिए, और हमें इनसे सबक सीखना चाहिए। वरना हमारा कस्टमर कोई और ले जाएगा, गाहक कहीं और चला जाएगा, फिर हम देखते रह जाएंगे। तो इस वक्त मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है ज़राअत। पाकिस्तान में, दुनिया में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह चावल देने वाले ममालिक में पाकिस्तान तीसरे नंबर, चौथे नंबर का इस वक्त मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने $4 अरब प्लस के हमने चावल में ट्रेड की है। इंशाअल्लाह ये 2024-25 में अल्लाह के फजल करम से मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम $5 अरब को भी क्रॉस कर जाएंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी ज़राअत की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अपनी क्वालिटी को बरकरार रखें, क्वालिटी को बेहतर रखें, इसको मद्देनज़र रखें। इंटरनेशनल असूल जितने भी हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बिजाई करें, कटाई करें और स्टोरेज करें। ठीक है, ये एक छोटी सी बात। और दूसरा, इसके जो अल्फ़ा टॉक्सिन के नुकसान आता है, पेस्टिसाइड के जो नुकसान आता है, जिस वक्त ग्रीन दाना पोलिनेशन हो जाए, इसका सिट्टा निकल आए,
किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं करना चाहिए। मैं 12 दफ़ा ये कह रहा हूँ, ये ज़िम्मेदार अपना नुकसान भी कर रहा है, खाने वालों का भी कर रहा है, और सिर्फ कंपनी दवाई बेचने वाले जो हैं वो सिर्फ दवाई बेचने की लालच में बेचते हैं, वरना उस वक्त की स्प्रे की हुई फार्मर को भी कोई फ़ायदा नहीं देती। ये आप इसमें भी तवज्जो दें। तो मैं फिर आपको पेस्टिसाइड के हवाले से एक तरीका है, मैं वो बता देता हूँ। जो चावल एक्सपोर्ट करते हैं, जो दुनिया में जिन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि पेस्टिसाइड क्लियर हमें माल चाहिए, जिस पे पेस्टिसाइड हुआ है वो नहीं, इसको हमारे मिलर हजरात ने इधर आरीवाला में और भी करीब जवाहर में, उकाड़ा में, साहिवाल, भावनगर, इन इलाकों में लोगों ने ये शुरू किया है। इसको ट्रिपल वाश बोलते हैं कि सेला तैयार करते हैं, इसको 3 बार वाश करके धुलाई करके फिर इसको प्रोसेस में वेसल में डाल के इसका प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। तो ये इसके बारे में मैं आपको अपने एक्सपर्ट की ज़ुबानी ही सुना दूंगा, वो भी आप सुन लेना। तो ये कुछ तो असरात हो जाते हैं। जो ग्रीन दान के ऊपर स्प्रे की जाता है ना, सब्ज दाने के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है ना, उसके नुकसानात ऐसे भी नहीं ज़ायल नहीं होते। ठीक है, ये समझें। और मैं आपको अपने एक्सपर्ट से मिलवाता हूँ, उनकी ज़ुबानी भी आप सुने, और आप थोड़ा सा ना अपने लिए, मुल्क के लिए, ज़राअत के लिए, तजारत के लिए, वर्ल्ड का जो कस्टमर हमारी तरफ आया हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको उसकी उसकी डिमांड के मुताबिक हम उसको उसका माल दें। और हमारे साथ जो जो इस वक्त आने वाले दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद मुल्कों की हमारी तरफ रिक्वेस्टें आ रही हैं चावल की ख़रीदारी के हवाले से, तो हमें उसे अचीव करना चाहिए। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए तमाम लोग, ज़िम्मेदार किसान, फार्मर और मिल ओनर, ट्रेडर, तमाम अपना अपना किरदार अदा करें। तो मैं अभी आपको मिलाता हूँ आपके अपने एक्सपर्ट से, तो उनकी ज़ुबानी भी यही चीज़ सुने, वो आपको पेस्टिसाइड के हवाले से और ये जो जिस जिस तरीके से इसको क्लियर किया जाता है वो भी सुने। वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? तबीयत से इतना खैरियत है? अल्लाह आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अच्छा इमरान भाई, एक जो है ना, ये एक बड़ा सीन चलता है जी, ट्रिपल वाश। ये ज़रा मेरे इल्म में इजाफे के लिए ये तो बताएंगे कि ट्रिपल वाश क्या होता है। यानी कि आप जब पैडी को फर्स्ट आपका वाश होती है, अगर हम पेस्टिसाइड फ्री बनाते हैं तो उसकी भी एक बायो है पूरी, और एफ्ला फ्री की भी एक बायो है। ये ट्रिपल वाश में आप पेस्टिसाइड को, पेस्टिसाइड की तरफ इसकी मेच्योरिटी लेवल जाता है। क्या ट्रिपल वॉश करने से पेस्टिसाइड फ्री हो जाता है? मेरे इलम के लिए ज़रा मुझे बताइएगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका जो सवाल है वो ट्रिपल वाश के बारे में है। ट्रिपल वाश का जो मकसद है वो ज़रूरी स्प्रे अद्वियात का जो इस्तेमाल होता है उसके असरात ख़त्म करने या कम करने के लिए किया जाता है। इसमें धान को वेसल्स के अंदर धोया जाता है पानी से और उसकी वाशिंग की जाती है। उसके बाद वह पानी निकाल दिया जाता है। तो सिंगल वाश, डबल वाश, ट्रिपल वाश, 1 बार, 2 बार, 3 बार धान को पानी से वाशिंग की, सर्कुलेशन लगाई और पानी निकाल दिया जाता है। इस अमल से छिलके के ऊपर, धान के छिलके के ऊपर जो ज़रूरी स्प्रे के असरात हैं वो बड़ी हद तक कम हो जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। वो धान की फसल जिस पे स्प्रे हुए हैं और उस स्प्रे ने धान के दाने के अंदर सराहियत नहीं की, उसके असरात छिलके पर ही हैं, तो वॉशिंग के अमल से वो बड़ी हद तक कम भी हो जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। पर जो स्प्रे इस किस्म के हुए कि जो पेनिट्रेट करके धान के दाने के अंदर, उसका वॉशिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आएगा।
वो स्प्रे उसमें जब लेबॉर्ट्री के लिए जाएगा उसमें वो आएगा। ट्रिपल वॉश सेगमेंट में काम करने के लिए सिर्फ ट्रिपल वॉश करना ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए धान की खरीदारी से ही इसकी तैयारी करनी शुरू करते हैं और एहतियात करते हैं। वो धान खरीदी जाती है जो मजबूत हो, सेहतमंद हो, जिस पे बीमारी का हमला ना हुआ हो और खुश्क हो। अगर खुश्क नहीं है तो धान को खरीदते ही फौरी खुश्क करने का अमल किया जाता है। फिर उसको किसी न किसी हद तक कुछ न कुछ दिन उसको भर के रखा जाता है। जैसे हमने तकरीबन 1 महीना 25 दिन से 1 महीना इस माल को खरीदारी की, खुश्क किया और इसको हमने 20-25 दिन बोरियों में रखा। फिर उसके बाद इसको सेला बनाया और सेला बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि जो भी पानी वैसल में फीड किया गया उसकी एक लिमिट है, उसमें उसके अंदर उसको सर्कुलेट किया गया, उससे वॉशिंग का अमल किया गया और 3 दफ़ा ये अमल किया और चौथी बार हमने पानी को सोकिंग के लिए छोड़ दिया। तो ये कुछ है, इसमें मज़ीद भी अवामिल हैं, वो हम शॉर्ट मैसेज है इसमें नहीं आता कर सकते उसका। तो मेरे ख्याल में आपको बड़ी अच्छी हद तक अच्छी समझ आ गई होगी इसके बारे में। ये बहुत अच्छी डिस्कशन है और मुझे खुशी है कि इसमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो इसकी अच्छी बात यह है इस डिबेट की कि हम इसमें टेक्निकलिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं। मैं अगर इसमें कुछ ऐड कर सकूं तो टेक्निकली अगर आप देखें तो ये जो हम ट्रिपल वॉश या डबल वॉश या सिंगल वॉश कहते हैं, मेरे ज़ाती ख्याल में इससे पेस्टिसाइड या MRL के लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि जी 70% तक वो इफ़ेक्टिव है। मुझे नहीं पता ये किस बुनियाद पे किया जा रहा है, लेकिन अगर आप इस साल के रिज़ल्ट देखें 2023-24 के, तो पाकिस्तान के जो इस वक्त अलर्ट यूरोपीय यूनियन में उन्होंने इशू किए हैं, यानी जब आप कंसाइनमेंट आपकी जाती है यूरोप में तो पोर्ट के ऊपर उसका एनालिसिस होता है 2 चीज़ों का, MRL मिनिमम रेजिडुअल लेवल जो कि पेस्टिसाइड से या हर्बिसाइड से या फंजीसाइड से रिलेट होता है, और दूसरा एफ्लाटॉक्सिन का होता है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने 2003 में हमें ये प्रॉब्लम आया था, 2003 में एफ्लाटॉक्सिन का, तो हमने उसमें बहुत सारी मेहनत की। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये कोई नारेबाजी नहीं है। हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने उस पर काफ़ी मेहनत की और उसमें सबसे बड़ी चेंज मैकेनिकल ड्रायर का आना था। तो मैकेनिकल ड्रायर के आने से पैडी जैसे ही आती है उसको हैंडल किया जाता है, तो ये एफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल हुआ है काफ़ी हद तक। मैं इस पर बात बाद में करूँगा क्योंकि ये एक अलग चैप्टर है। एफ्लाटॉक्सिन के अगर आप टोटल हमारे अलर्ट इस साल यानी 2023-24 के जो थे 12 महीने के, वो 47 हमारे रिपोर्ट हुए थे। इंडिया के 98 हुए थे। उस 47 में 22% सिर्फ एफ्लाटॉक्सिन था और बाकी सारे MRL के इशू थे। तो अब जब हम ये बात करते हैं अब MRL की, MRL जो है ना बेसिकली ये क्रिएट कैसे होता है? ये क्रिएट मेजर तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब आपकी पैडी फ्लावरिंग कर रही होती है। जब फ्लावरिंग कर रही होती है तो उस वक्त उसमें ग्रेन फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ग्रेन फॉर्मेशन के तहत हमारा जो फार्मर है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस को देखें, अच्छा ये ग्रेन फॉर्मेशन अगर मैं 1509 की बात करूं पहले, तो 1509 ये तकरीबन प्लांटेशन के बाद, यानी जब आपने उसको ट्रांसप्लांट कर दिया तो उसके तकरीबन 60-65 दिन की जब क्रॉप होती है तो उस वक्त ये शुरू होता है, पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन के बाद फिर उसका ग्रेन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो हमारा जो अगर आप प्रैक्टिस देखें, मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप लोग खुद क्योंकि इसको देख सकते हैं कि पेस्टिसाइड की जो सेल है
और जो उसकी एप्लीकेशन है ये उसी वक्त ज़्यादा होती है पाकिस्तान में। नो, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस टाइम, क्योंकि ग्रेन फॉर्मेशन हो रही है, अभी उसके ऊपर जो शेल है वो पूरी तरह बना नहीं है, तो वो जो पेस्टिसाइड है वो पेनिट्रेट कर जाता है ग्रेन के अंदर। अब जब वो ग्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तो फिर आप उसको 2 दफ़ा वॉश कर लें, 1 दफ़ा कर लें, उससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि जो आपकी पैडी, ये पहली बात तो ये समझिए कि जो पैडी होती है उसके छिलके में यानी कि हस्क में 30% सिलिका होता है, 30%, जो इसलिए वो आपको चुभती है आंखों को, या जब वो लड़ती है ना जी, तो वो उसमें 30% सिलिका होता है। अब सिलिका क्या होता है, सिलिका से हम ग्लास बनाते हैं, शीशा बनाते हैं, तो वो यानी इतनी हार्ड चीज़ होती है, तो वो पानी के छिलके से, हस्क से पानी को पेनिट्रेट ही नहीं होने देती, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। जैसे हमारी सोकिंग का बाज़ औक़ात 16 घंटे भी होता है, 12 घंटे भी होता है, तो वो बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। तो जिसकी वजह से मैं शायद ये जसारत करूँगा कि मैं इससे एग्री नहीं करता कि वो 3 दफ़ा भी वॉश कर लें तो जो अंदर ग्रेन फॉर्मेशन के वक्त उसमें पेस्टिसाइड पेनिट्रेट कर गया है वो वॉश हो जाएगा। तो ये बट आई रिस्पेक्ट द ओपिनियन जो बाकी दोस्तों ने बताई है, लेकिन जो रिज़ल्ट है और जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो इस बात को सपोर्ट नहीं करती हैं, आप उसको जितना मर्ज़ी वॉश कर लें। हाँ जी अनवर साहब, आपकी मालूमात हमेशा जो है वो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, बहुत हमें उसमें मदद मिलती है, क्योंकि आप मंडी में हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है उसके ऊपर। तो ये आपने एक और मतलब कि उस पर मोहर लगा दी है कि 1847 जो है वो उसकी कुकिंग भी ठीक रही है उस स्टीम में, और जिन लोगों ने अलहदा से उसको मेल किया था। तो आपका बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अब हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर की 1847 जो है वो बिल्कुल वैरायटी है, और इंशाल्लाह ये आई होप कि अगले साल इससे ज़्यादा लगेगी। थैंक यू। तो मैं आपका ये जिन दोस्तों का तारुफ कराया है, इसमें वो एक मेरे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमद साहब, जिन्होंने इस साल 2023-24 वाला जो साल गुजरा है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला, उन्होंने जो नान बासमती में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की है, तो उन्हीं की ज़ुबानी मैंने ये आपको सुनाया है। बकाया भी इंशाल्लाह कोई ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचती रहेगी। आप इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएंगे तो आपको राइस के मुतल्लिक़ जितने भी इंशाल्लाह, मैं आपको बहुत सारे राइस एक्सपर्ट के हवाले से बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टरों से, इंटरनेशनल नेशनल एक्सपोर्टरों से इंशाल्लाह मैं आपसे इम्पोर्टर और दोनों इम्पोर्टर और एक्सपोर्टरों से आपको आपकी इंशाल्लाह इस चैनल के हिसाब से मैं आपको ना मुलाकातें करवाया करूँगा। आने वाले दिनों में मज़ीद मैं इंशाल्लाह आपको चंद ऐसे स्टार से मिलाऊँगा, तो आप हो सकता है पहली बार उसकी ज़ुबानी गुफ्तगू सुन रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।